गोल्ड का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तब भी चाइना सोना खरीद रहा था, और अब तो ऐसा लग रहा है कि चाइना की नीति ये हो गई कि भैया सेल लगी है, पहले हम 1,000 रुपए में जितना सोना खरीद रहे थे अब तो 1,000 रुपए में उससे ज्यादा सोना मिल रहा है, तो जितना लूट सको उतना लूट लो। चाइना की इसको लेके क्या रणनीति है? देखिए, चाइना नंबर 1 तभी बन सकता है, एक तो उसका डिफेंस, दूसरा जो है आपको उसका करेंसी। तो करेंसी को मजबूत करने के लिए गोल्ड पे उसका काम करना पड़ेगा, अदरवाइज करेंसी उसका मजबूत हो नहीं सकता। और ये 2015 से ही काम कर रहा है गोल्ड पे। सबसे बड़ी बात ये है। इतने सालों तक आपने छुपा के सोना रखा हुआ है, तो वो डिक्लेयर करने की हिम्मत चाइना कर पाएगा? अगर मान लीजिए $30 ट्रिलियन पे आज से 10 से 12 साल के बाद चाइना की इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर कौन क्या कर सकता है? उसका कोई भी नहीं कर सकता है। देर के लिए तो गोल्ड की ट्रेडिंग तक रोकनी पड़े, ये तस्वीर आगे दिखाई देगी क्या? इस समय कुछ भी गोल्ड सिल्वर के बारे में आप एक हफ्ता आगे तक का कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी जिस तरीके से शेप लेगा और इकोनॉमी में जिस तरीके से पॉलिसी होगा, खासकर अमेरिका की तरफ से, उसके हिसाब से वो चीज फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने जुलाई को लेके गोल्ड का जो एस्टिमेट उनकी तरफ से दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड 4,500 से 5,000 के बीच में रह सकता है। ये आप समझ लीजिए कि वार्स जब तक रहेंगे इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में उठापटक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य होगा कि डॉलर को मजबूत किया जाए, अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। ये उसका लक्ष्य। ये ऊपर नीचे चलता रहे, आखिरकार लंबे समय में गोल्ड जीतेगा। केविन वॉश और अमेरिका क्या ये होने देंगे? इकोनॉमी को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी में आप जो है हेरा फेरी करेंगे तो इकोनॉमी फिर प्रोटेक्ट देता है आपको। ETF वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मैं ये भी चाहती हूँ, और साथ ही मैं चाहती हूँ कि खासकर जो ETF निवेशक है आप उसको थोड़ा समझाएं। जैसे आप शिफ्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसी तरीके से आपको शिफ्ट करना चाहिए, एक बारी में नहीं आना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात कि आपके पोर्टफोलियो का एक सर्टेन हिस्सा होना चाहिए, 20% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, 20% मैक्सिमम। आगे भविष्य चांदी का क्या दिखाई दे रहा है? सिल्वर में जो गेम है वो थोड़ा लंबा है, गोल्ड की तुलना में ज्यादा लंबा है। 121 जो नीचे गया था वो अगले 1 साल तक आता हुआ दिख नहीं रहा है। गोल्ड के लिए भी क्या आप यही कहेंगे कि बॉटम छू चुका है? ये एग्जैक्ट कोई तो दुनिया का कोई ताकत नहीं बता सकता कि कहाँ बॉटम बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन ये लोग जो घूम रहे हैं, जिस गली में घूम रहे हैं वो बॉटम वाली गली है। अब उस गली में बॉटम में कितना डीप जाते हैं, लेकिन गली बॉटम की है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोने और चांदी के निवेशक हों या ट्रेडर हों, दोनों ही इस वक्त घबराए हुए हैं। मार्केट ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, रसातल में चला जाएगा। हालांकि थोड़ी रिकवरी उसके बाद हमें देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही सोने चांदी में रिकवरी देखने को मिली, ऐसा लगा ट्रम्प साहब खुश नहीं हुए। और अचानक से इस वीकेंड पे हम फिर से खबर देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने युद्ध संधि तोड़ी है, और फिर से हॉर्मुज पर और ईरान के ऊपर हमले की हमने खबर सुनी। अब इन सब का क्या असर सोने और चांदी के मार्केट के ऊपर होने वाला है, नीचे कहां पर सपोर्ट मिल रहा है, सारी बातें हम समझेंगे। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, गोवा का मौसम तो बड़ा अच्छा चल रहा है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ना युद्ध की टेंशन एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसा लग रहा है ये जो रिकवरी हुई है वो कब तक टिकी रह पाएगी? बिल्कुल, आप जो कह रही कि गोवा ये समुद्र के सामने जो है, बिल्कुल सी के सामने है हमारा मकान, तो जी। बिल्कुल समुद्र की लहरें दिख रही है। और यही लहर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी है, और उसने परेशान किया हुआ है अमेरिका को तो खासकर। लेकिन डील जो है इन लोगों का लगभग ऑलमोस्ट हो गया है। और ये जो अटैक हुआ, इसने सिंगापुर वाले फ्लैग पे जो हमला किया ईरान ने, और अमेरिका ने फिर ईरान के उस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया, तो ये एक तरीके का रिएक्शन है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से डील खत्म हो जाएगा या फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये नहीं है। और ये सब चलता रहता है। ये क्या होता है कि लोकल लेवल पे भी कर देते हैं, आर्मी ऑफिसर वगैरह भी कर देते हैं। तो इस पे अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर दोबारा होता है तब हम कहेंगे कि मामला सीरियस है। लेकिन ट्रम्प की तरफ से भी बयान आया कि ये पुलिसनेस वाला जो काम है
जो भी है वायलेशन है, उसने ये शब्द दिया, तो उसके हिसाब से लगता नहीं है मुझे कि कुछ इसमें कोई ज्यादा बड़ा असर होना चाहिए। और खासकर उसने काम कर दिया है। तेल देखें आप अपनी, WTI जो है वो नीचे आ गया है, 70 के नीचे चला गया है, और ब्रेंट जो है वो 72 पे चला गया है। लेकिन हम लोग जो तेल लेते हैं वो इंडियन बास्केट होता है, उसमें ओपेक होता है, ब्रेंट होता है, वेनेजुएला होता है, हर हर तरह का होता है। तो वो हमें $70 पे मिल रहा है, जो हमें $115 पे मिल रहा था। तो ये बड़ी राहत है हम लोगों के लिए भी। और जो रशिया का तेल तो अब हम ले भी नहीं सकते अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर इस तरह से भी लेते हैं कुछ अलग तरीके से भी, तो वो भी $50 पे आ गया है। तो कुल मिलाकर जो तेल संकट जो था, गोल्ड सिल्वर को जो नुकसान कर रहा था, वो खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ये हो गया था कि जब तेल ऊपर भाग गया था, तो जो $1 के लिए जितना आप तेल लेते थे उसके लिए $2 देना पड़ रहा था। तो डॉलर लोगों के पास उतने रहते नहीं है, तो डॉलर का क्राइसिस होने लगा। तो जिसके कारण लोगों ने गोल्ड बेचकर डॉलर लिया। तो उसके कारण तभी गोल्ड में एक प्रेशर देखने जाने लगा। फिर ये हुआ कि लड़ाई जब खत्म हो जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर में प्रेशर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या हो जाता है कि अगर लड़ाई खत्म हो जाता है, गोल्ड और सिल्वर से प्रेशर खत्म हो जाता है, तो फिर डॉलर जो है वो उसी तरीके से कमजोर पड़ना चाहिए था फिर डॉलर को। अब डॉलर को बचाए रखना अमेरिका के लिए चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका को जो है एक तरीके से डॉलर का जो मार्केट है, आप उसको पिछले 20 साल 25 साल में देखें तो काफी कम हो गया है, 56% पे आ गया है। युआन बढ़ता हुआ है कदम, पेट्रो डॉलर पे एक तरीके का हमला है। पेट्रो डॉलर मतलब कि जो पेट्रोल लेते थे अब वो डॉलर की तुलना में ले रहे थे, जो लोकल करेंसी में भी होने लगा है अब। और खासकर चाइना तो बिल्कुल लोकल करेंसी में लेता है। तो वो एक तरीके का अटैक था डॉलर पे। तो उस डॉलर को मजबूत करना अमेरिका के लिए चैलेंज था। तो जो फेड के जो नए चीफ आए, केविन वार्स, और उन्होंने जो संकेत दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि एक चीज, इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा करेंसी मजबूत हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर कमजोर हो जाएगा। तो उसने आकर वही संकेत दिया कि हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा और तमाम बातें। जबकि ट्रंप उसको ये कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को घटाना पड़ेगा। अब ट्रंप की तरफ से तो सहमति आ गई कि नहीं, आप जो करना चाहते हो वो करो। तो इस तरीके से उसने डॉलर, जो कि लड़ाई खत्म होने के बाद गोल्ड सिल्वर को फिर ऊपर भागना चाहिए था, वो उल्टा नीचे गिरने लगा। जो उस समय नहीं गिरा था, डॉलर के डिमांड के कारण जितना नहीं गिरा था, उतना सिर्फ डॉलर के मजबूत हो जाने की खबर से वो गिरने लगा। तो वो चीज था। लेकिन उसमें फिर एक शुभ समाचार आया है जो कि अब संभालेगा, उसमें बाद में बात करते हैं उसमें। मैं व्यूवर को बताऊं कि हमने उत्पल सर के साथ आज के 4 महीने पहले जो पॉडकास्ट किया था, केविन वॉश के तब फेड चीफ बनने की सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही थी। उस वक्त मैंने जितने सवाल उत्पल सर से पूछे, आज 4 महीने के बाद वो बिल्कुल सटीक होते दिखाई दे रहे हैं। और सर, उस वक्त मैंने जाहिर सी बात है ये सवाल आपसे पूछा था कि केविन वॉश आ रहे हैं और उनको लाया ही इसीलिए जा रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप उसको उनको लेके ही इसीलिए आ रहे हैं ताकि जो ब्याज दरें हैं उनको वो कम कर सके, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उस हिसाब से नीतियां बनाई जा सके। और क्योंकि जो पहले वाले फेड चीफ थे वो तो उनका कहना सुनते नहीं थे। अब पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको, क्योंकि 4 महीने पहले आप ज्योतिषी हैं नहीं, लेकिन बड़ी सटीक भविष्यवाणी आपकी तरफ से की गई। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये अनुमान आपने लगाया था कैसे? जितनी भी बातें कही आपने बिल्कुल सटीक। अभी भी सर उस पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ और बम्पर व्यूज उस पर आ भी चुके हैं सर। थैंक यू। है ना, आकलन सही हुआ। एक्चुअली आकलन क्या होता है कि इकोनॉमी के चाल के हिसाब से चीजें होती हैं। देखिए, जो अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय चाइना है। चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 5% के आसपास का है, 4.5 से ऊपर का है। और अमेरिका का ग्रोथ रेट जो है वो 2.2 है। और दोनों के बीच इकोनॉमी में जो है $10 ट्रिलियन का फर्क है। तो एक पॉइंट पे आने के बाद जो है अमेरिका का इकोनॉमी जो है वो मतलब उसके बराबर चाइना का इकोनॉमी पहुंच जाएगा। अब फिर रूल कौन करेगा? जब दोनों बराबर हो जाएंगे और ये चाइना ऊपर जाने लगेगा, तो रूल वो करेगा जिसकी करेंसी ग्लोबल करेंसी होगी। तो करेंसी के लिए मार होगा। अब करेंसी के मार के लिए चाइना के पास क्या है कि वो गोल्ड खरीद कर अपनी करेंसी को मजबूत करना चाह रहा है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के पास तो गोल्ड ऑलरेडी है, जो भी है, और वो अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करके गोल्ड जो है अपने डॉलर को मजबूत करेगा। तो ये जो वार था ये दोनों के बीच था। तो केविन वार्स को लाने का अर्थ ही था कि डॉलर को मजबूती देना, जो इसलिए हमने कहा था। और डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड जो है वो कमजोर होगा। आप गोल्ड को इस तरीके से समझिए कि गोल्ड जहां है वहीं रहता है। गोल्ड की कीमत जो आपको भागते हुए दिखती है, तो वो उसका करेंसी कमजोर हो जाता है। तो करेंसी कमजोर हो जाता है तो गोल्ड महंगा आपको दिखने लगता है। तो इसके लिए होगा कि वो करेंसी को मजबूत करेगा तो गोल्ड आपको सस्ता दिखेगा। तो यही चीज यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा था, जिसके आधार पर हमने आकलन किया था। साथ में क्या हुआ था कि 1980 में जब ये सिचुएशन हो गया था, गोल्ड काफी मजबूत हो गया था, $850 पे चला गया था।
अब जो है 200 मतलब 2400% ऊपर भाग चुका था गोल्ड। तो उस वक्त जो वॉलकर साहब लाए गए थे फेड चीफ, उन्होंने क्या किया था कि इंटरेस्ट रेट को बहुत जबरदस्त बढ़ा दिया था, जो है अद्भुत कर दिया था, 20% कर दिया था। एवरेज जो है उनके टर्म में शायद 7 या 8 साल रहे थे वो, तो वो 12% के आसपास एवरेज रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड का जो मार्केट है वो 20 साल तक रुका रहा। $850 पे था 1980 में, और $250 का रहा था 2000 में, मतलब वहां से घट गया था। तो वो उस तरीके से डॉलर का डोमिनेंस पूरी तरीके से जो है छा गया। फिर 2000 के बाद उस समय डॉलर का जो वेटेज था वो चला गया था लगभग 78% के आसपास। फिर डॉलर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और घटते घटते अभी 56% उसका डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड के बाजार में। तो जिसको ट्रम्प को जो है इसको मजबूत करना है, और इसके लिए वार्स को लेकर आए हैं, और ये काफी लंबा प्लान है, और ये जबरदस्त जो है, ये आप समझ लीजिए कि वार्स जब तक रहेंगे इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में उठापटक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य होगा कि डॉलर को मजबूत किया जाए, अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, ये उसका लक्ष्य होगा। सर, आपके सवाल से ही, आपके जवाब से ही मैं दूसरा सवाल आपके सामने पेश कर रही हूँ। आपने कहा कि डॉलर अगर मजबूत होगा तो सोना कमजोर होगा। वो नियम हम देख भी रहे हैं इस समय होता हुआ। मैंने शो की शुरुआत में ये चीज कही थी कि गोल्ड में जरा भी रिकवरी होती है या वो मजबूत होता हुआ दिखाई देता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को पसंद नहीं आता है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से अभी डॉलर मजबूत होना शुरू हो रहा था और हमने देखा कि अचानक से हमला ईरान के ऊपर हुआ। मैं समझना ये चाहती हूँ क्योंकि अंदर खाने बहुत से एक्सपर्ट ये बात बोल रहे हैं कि डॉलर को कृत्रिम तरीके से मजबूत इस वक्त अमेरिका कर रहा है। आर्टिफिशियली उसमें कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है ताकि डॉलर मजबूत बना रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये आप भी होता हुआ देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जो केविन वार्स ने जो कहा, वो तो सिर्फ आकर बोला कि हम डॉलर को मजबूत करेंगे, जो भी ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तमाम बातें किया। लेकिन उसके पीछे अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखिएगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो आर्टिफिशियल वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो इसके बीच में इसलिए जो फेड चीफ है उनके लिए बहुत जबरदस्त स्ट्रगल हो रहा रहेगा ये दिन, कि वो किस तरीके से, जो बात तो उसने कह दिया लेकिन वो मजबूती किस तरीके से रखेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि देखिए अमेरिका का जो कर्ज है वो $39 ट्रिलियन से अब बढ़ गया है। पहले 38 पे था, जब हम लोगों ने बात करना शुरू किया था 38 पे था, बढ़ते बढ़ते 39, अब 40 ट्रिलियन के आसपास जा रहा है कर्ज। पहले वो $1.1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट देता था, अभी 1.3 ट्रिलियन के आसपास जा रहा है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो वो ब्याज दर और बढ़ जाएगा। तो इसको यानी उसको 1.3 ट्रिलियन है उसके जगह 1.4 ट्रिलियन देना पड़ेगा। अमेरिका में 60 ट्रिलियन का खर्च है, 5 ट्रिलियन की आमदनी है, तो दो दो ट्रिलियन जो है उसको शॉर्टेज है। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इसमें जापान वाला एंगल बहुत जबरदस्त आ गया, कि जापान का जो एन कैरी ट्रेड है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड में छाया हुआ है, और खासकर अमेरिका के मार्केट में बहुत जबरदस्त ढंग से लगा हुआ है वो पैसा। कि जापान में क्या था कि पहले इंटरेस्ट रेट लगभग जीरो था, जीरो के आसपास था, और वो पैसे लेकर लोग दूसरे मार्केट में लगा देते थे, अमेरिका के बॉन्ड के बाजार पे लगा दिया, तमाम जगह लगा दिया, और वहां से उसको ज्यादा ब्याज मिल जाता था। अब क्या हुआ कि जापान की हालत होने लगी खराब। तो जापान का जब हालत खराब होने लगा तो जापान ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, 1% के आसपास कर दिया। उसका बॉन्ड जो है वो 2.6% देने लगा। अब जो इन्फ्लेशन जो है वहां 2% के आसपास आ गया है। तो जापान में जो है अब फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जाने की बात है। तो जो इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाया जाएगा, तो जो एन के जरिए, एन क्रेडिट रेट के जरिए जो पैसे लगाए गए थे पूरे वर्ल्ड के बाजार में, खासकर अमेरिका के बाजार में, वो महंगा हो जाएगा, वो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो क्या होगा कि वो पैसे निकलेंगे मार्केट से। अब वो पैसे जो निकलेंगे उसका दो असर होगा। एक तो जो गोल्ड सिल्वर के बाजार में लगा हुआ था पैसा, वो निकलेगा तो गोल्ड सिल्वर पे फिर कमजोरी दे डालेगा वो, नंबर एक। दूसरी बात की जो शेयर बाजार में लगा हुआ था, खासकर जो एआई के सेक्टर में जो लगा हुआ था पैसा, तो उससे एआई के सेक्टर में भी कमजोरी होगी। लेकिन तीसरा उसका पहलू जो होगा, जो गोल्ड को फिर मजबूती दे देगा, कि वो जो बॉन्ड का जो बाजार है अमेरिका का, उसमें 1.21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है जापान का बॉन्ड है। तो जापान का जो सबसे ज्यादा है, पहले चाइना होता था लेकिन अब जापान है सबसे ज्यादा, चाइना ने पिंक कर दिया। तो अपने करेंसी को बचाने के लिए जापान जो है, चूंकि उसकी हालत बड़ी खराब हो रही है, इंटरेस्ट रेट अगर भागेगा उसका, तो क्या होगा कि वो 250% जो है कर्ज और जीडीपी का रेशियो है, तो वो उसके लिए काफी महंगा हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा जापान के लिए। तो ऐसे में वो बॉन्ड को बेच सकता है। तो जो बॉन्ड को बेचेगा, तो अमेरिका के पास बॉन्ड का खरीदारी करने वाला कोई है नहीं, और उसका जो बॉन्ड यील्ड है वो जो है, वो इस समय जैसे 2% वाला भागा हुआ है, 10% और 30 साल वाला और 10 साल वाला ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वो एक प्रेशर जोन आ जाएगा।
तो वो जो प्रेशर जोन आएगा तो उसकी इकॉनमी जो फंसी हुई है अमेरिका की, उसको और फंसा देगा। तो इस द्वंद में तो क्या होगा कि बॉन्ड येन के बेचने से जो गोल्ड में जो नीचे आएगा गोल्ड, वो बॉन्ड के बेचने से गोल्ड में फिर मजबूती आ जाएगी। तो गोल्ड उसी स्टेज पे आ जाएगा और फिर गोल्ड बिहेव करेगा अमेरिका के इकोनॉमी के हिसाब से। तो अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होगी और डॉलर कमजोर होगा तो फिर गोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह का एक द्वंद होगा, बहुत जबरदस्त द्वंद होगा। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, आखिरकार लंबे समय में गोल्ड जीतेगा इसमें। मैं चाहती हूँ सर, अगर आप हमें डॉलर इंडेक्स को भी थोड़ा अच्छे से समझाएं, क्योंकि हम डॉलर के आर्टिफिशियली ऊपर रखने, उसके भाव को बढ़ाने की जब चर्चा कर रहे हैं, और इस समय जब हम पाते हैं तो देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स इस समय 102 हो चुका है, जो कि पहले हमने देखा था काफी नीचे तक भी गया था, 96 पे 95 पे, तो हमारी खुद बात हुई थी। मैं चाहती हूँ आप ये डॉलर इंडेक्स भी हमें समझाइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि डॉलर इंडेक्स का ऊपर होना सोने के प्राइस पे क्या इफेक्ट डालता है, डॉलर इंडेक्स का नीचे होना वो सोने के दाम पर क्या असर डालता है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे गोल्ड के ट्रेडिंग में ये जो रहते हैं, देखिए गोल्ड में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो स्टेकर होते हैं और एक ट्रेडर होते हैं। स्टेकर हुआ कि वो खरीद लिया, कभी भी खरीद लो और लंबे समय के लिए रहो, फायदा देगा। जो हमारे स्टेकर्स, जो हमारे दादा परदादा या मम्मी पापा, ये लोग अच्छे स्टेकर्स थे। जो है अब वाला जनरेशन ट्रेडर्स हो गया है, तो वो ट्रेडिंग करता है। तो अब इसमें होता है कि डॉलर इंडेक्स वो अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे मतलब गोल्ड कमजोर होगा या मजबूत होगा। एक समय देखिए डॉलर इंडेक्स जो था वो 117 पे था, जो है 117 पे था। वो घटता हुआ नीचे, फिर नीचे आने लगा और 95 96 के आसपास चला गया था। एक समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 92 पे चला जाएगा, जिसमें लग रहा था कि गोल्ड जो है फिर वो 6600 और ये वाला जो जेफरीज वगैरह जो देने लगे, या मॉर्गन वाला जो देने लगा कि 6600 तक जा सकता है, वो आंकड़ा उभर कर सामने आने लगा। लेकिन जो भी ट्रंप ने किया या जो भी फेड ने किया, तो फिर डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी 102 पे आ गया था। अब 102 पे जब आया था तो गोल्ड जो है वो नीचे धड़ाम 4000 के नीचे जाने लगा था। अभी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई। जो कमजोरी आई तो इसमें जो दो तीन फैक्टर हो गए, एक तो जापान का फैक्टर हो गया, एक चाइना का भी फैक्टर हो गया कि चाइना जो है ना मनी सर्कुलेशन उसने रोक लिया था। फिर वो मनी को उसने सर्कुलेट किया मार्केट में और जो है अपने रेपो रेट पे फिर चेंजेस करने लगा वो, तो उसके हिसाब से वो पैसे आने लगे। तो ये दोनों चीज जो आकर फिर डॉलर इंडेक्स को कमजोर किया है। तो डॉलर इंडेक्स अभी 101 के ऊपर ही है, लेकिन 102 से नीचे है, तो उसका ये रिफ्लेक्शन दिखने लगा है। अब डॉलर इंडेक्स अगर 100 के नीचे चला जाएगा तो गोल्ड जो है वो फिर 4800 के आसपास भाग जाएगा। तो ये अब ये जो हम आपको कह रहे थे कि जो द्वंद है, डॉलर इंडेक्स तो डॉलर का एक परिचय है, उसके उसका आईना है। तो इस तरीके से तमाम चीज जो है इकोनॉमी की पूरी चाल है, इकोनॉमी के चाल के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी। सर, आपने अभी कहा कि केविन वॉश जब तक हैं तब तक आप उतार चढ़ाव सोने और चांदी में देखते रहेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, मैं खबर पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि 4000 के नीचे जब सोना गया तो चीन में कुछ वक्त के लिए ट्रेडिंग को रोकना भी पड़ा। मैं समझना ये चाहती हूँ कि ये नीचे जाने वाला जो स्तर है, आपने जैसा कहा कि केविन वॉश जब तक है उतार चढ़ाव रहेगा, तो क्या ये हमें आगे भी मिलने वाला है? 4000 को तो हम एक अच्छा सपोर्ट मान रहे थे, और सोने ने उसको भी थोड़ी देर हमने देखा कि तोड़ा है। तो अभी नीचे का आप क्या सपोर्ट देख पा रहे हैं गोल्ड के लिए? और क्या ऐसे ही सोने का गिरता जाना और फिर कहीं किसी और मार्केट से भी हमें खबर मिले कि थोड़ी देर के लिए तो गोल्ड की ट्रेडिंग तक रोकनी पड़े, ये तस्वीर आगे दिखाई देगी क्या? नहीं बिल्कुल, देखिए अभी प्रेशर आ चुका था और इस समय मुझे भी लग रहा था कि जब 4000 को तोड़ा था उसने, तो वहां पे ये लग रहा था कि 3900 3800 तक जा सकता है फ्लैश में, फिर वहां से रिवर्स आ जाएगा, तुरंत बहुत तेज आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो दो तीन खबरें उभर कर सामने आ गई, एक तो चाइना वाला आ गया जो कैश उसने छोड़ा मार्केट में। देखिए चाइना का जो मनी सप्लाई है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, वो $42 ट्रिलियन के आसपास है। अमेरिका का $24 ट्रिलियन के पास है। तो चाइना ने इसमें जो है अपने हाथ बंद कर दिए थे, क्योंकि क्या होता कि तेल के कारण जो है थोड़ा सा प्राइस वगैरह ज्यादा हो रहा था, इन्फ्लेशन तेज आ रहा था, तो उसने मनी खींच लिया था मार्केट से, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर में थोड़ी कम खरीदारी देखी जा रही थी पब्लिक द्वारा। जो सरकार तो खरीद ही रही है, वहां सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, जो उसका बैंक है वो खरीद रहा है, लेकिन पब्लिक के द्वारा वो पैसे खींच लिए गए थे, तो वो पैसे रिलीज हो गए। दूसरा जापान वाला एंगल आ गया। तीसरा कोरिया का जो एआई का बाजार जिस तरीके से ध्वस्त हो रहा है, और एआई में बहुत जबरदस्त पैसा लगा हुआ है, तो वो सब चीज जो है मिलकर थोड़ा सा गोल्ड को मजबूती प्रदान किया। तो गोल्ड जो रिवर्स किया है उसके कारण क्या हो गया, डॉलर कमजोर हो गया, डॉलर कमजोर हो गया, तो फिर गोल्ड जो है वो वापसी करता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी आप इसको ये नहीं कह सकते कि गोल्ड पूरी तरीके से अपने खतरे से बाहर निकल गया है, इसको कहना बड़ा मुश्किल होगा।
लेकिन जो भी खतरा कल जो मंडरा था वह दिख रहा था, और उसमें से आ गया जो इन्फ्लेशन जो 4.1% आ गया अमेरिका का 3 साल में सबसे ज्यादा, उसने जो है संजीवनी का काम कर दिया गोल्ड के लिए। तो जो 3800 पे जाता हुआ जो दिख रहा था वो रुक गया, और 4100 के आसपास है इस समय। अब यहाँ पे टोटली चीज देखिए, इस समय कुछ भी गोल्ड सिल्वर के बारे में आप एक हफ्ता आगे तक का कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी जिस तरीके से शेप लेगा, और इकोनॉमी में जिस तरीके से पॉलिसी होगा खासकर अमेरिका की तरफ से, उसके हिसाब से वो चीज फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी कमजोरी आएगा तो फिर गोल्ड जो है $3800 प्रति आउंस तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है अमेरिका किस तरीके से इस चीज को हैंडल करता है। ओवरऑल गोल्ड, लेकिन गोल्ड है मजबूत इस समय, अगर आप देखें लंबे समय के, क्योंकि उसका जितना इकोनॉमी पोजीशन है वो सब उसको सपोर्ट कर रहा है। बस ये आखिरी द्वंद है अमेरिका और गोल्ड के बीच की। अमेरिका गोल्ड को लेके क्या सोचता है, क्या करता है, वो आगे भी मैं समझूंगी। लेकिन चाइना फिलहाल क्या कर रहा है सर, वो थोड़ा हमें समझाइए ना। अब जो नया डेटा आया है वो यही कह रहा है कि चाइना ने लगातार 8वें महीने और ज्यादा सोना खरीदा है। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जब गोल्ड का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तब भी चाइना सोना खरीद रहा था। और अब तो ऐसा लग रहा है कि चाइना की नीति ये हो गई कि भैया सेल लगी है, पहले हम 1000 रुपए में जितना सोना खरीद रहे थे, अब तो 1000 रुपए में उससे ज्यादा सोना मिल रहा है। तो जितना लूट सको उतना लूट लो। चाइना, मुझे जो समझ में आ रहा है कि उसी रणनीति पे चल रहा है कि हमने इतना बजट एलोकेट कर दिया था कि हमें गोल्ड लेना ही है। अब गोल्ड गिरे तो भी खरीदो, गोल्ड बढ़े तो भी खरीदो। चाइना की इसको लेके क्या रणनीति है? देखिए ऐसा कि गोल्ड जब नीचे गिरा था ना, 4000 के नीचे जब गया था, तो इसके पहले तो वहां पे जो है लगभग 18 टन के आसपास गोल्ड की खरीदारी हुई थी। और कल भी हम देख रहे थे कि 40 समथिंग पे जो है उसने लगभग 7 टन मैट्रिक टन के आसपास खरीदारी हुआ है। अब ये कौन खरीदा है ये नहीं मालूम, लेकिन जो भी खरीदा होगा वो सेंट्रल बैंक खरीदा हुआ है। इस तरह का बाइंग जो है वो बड़े बैंक ही खरीदते हैं, जो कि हेवी बाइंग हुई है। यानी गोल्ड जो है, जो 3800 का किसी ने इंतजार नहीं किया, उसको लग रहा था कि रिवर्स मार सकता है, तो वहां गोल्ड की खरीदारी हुई। चाइना जो है गोल्ड बहुत जमकर खरीद रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग, चाइना जो है पहले 1-1 टन खरीदता था, और इधर जो है 5 टन, 8 टन, 10 टन, 23 टन जो है वो 3 महीने में खरीदा है। क्योंकि चाइना को मालूम है कि उसके करेंसी को, देखिए चाइना नंबर 1 तभी बन सकता है कि दो बातों पे। एक तो उसका डिफेंस डिफेंस वाला जो चीजें हैं, जो अमेरिका का जिस तरीके से है वो। दूसरा जो है आपको उसका करेंसी। तो करेंसी को मजबूत करने के लिए गोल्ड पे उसका काम करना पड़ेगा, अदरवाइज करेंसी उसका मजबूत हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए अमेरिका भी जब ये हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने जो गोल्ड स्टैंडर्ड लेकर आया था, उसने गोल्ड के जरिए ही अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाया। और ग्लोबल करेंसी बनाने के बाद फिर 1971 में जब खत्म हो गया, तो पेट्रोल के जरिए उसने बनाया, क्योंकि पेट्रोल डॉलर सिस्टम जो आया उसके कारण उसने मजबूती दिया। तो अब चाइना के पास देखिए पेट्रोल वाले, इसमें तो चाइना का है नहीं। वहां पे गल्फ में आप जिस तरीके से देखें, ईरान वाला मसला या जो भी देख लें, अमेरिका का ही बोल वाला है तेल पे एक तरीके से। तो वहां चाइना है नहीं। तो चाइना क्या करेगा कि गोल्ड पे करेगा। तो चाइना गोल्ड की खरीदारी कर रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल उसके पास वो 2300 मैट्रिक टन के आसपास है। और जो है अमेरिका के पास 8133 मैट्रिक टन के आसपास है। तो काफी ह्यूज गैप है। लेकिन जो बताया जाता है अनऑफिशियल कि 10,000 मैट्रिक टन के आसपास चाइना के पास है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, सब लोग बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारा गोल्ड जो है 18,000 टन के आसपास गोल्ड मिसिंग है। तो लोग कहते हैं कि वो मिसिंग गोल्ड जो है वो चाइना के पास है। कुछ तो मिसिंग होगा ऑलरेडी, कुछ चाइना के पास होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अगर चाइना पेश कर देता है वो आंकड़ा, अभी तो नहीं करेगा, जब उसकी इकोनॉमी बराबर हो जाएगी, $10 ट्रिलियन का और यहाँ $30 ट्रिलियन का है, तो जब ये आसपास पहुंच जाएंगे और तब अगर खुलासा करता है, तो चाइना वहां फिर करेंसी में बाजी मार लेगा। तो ये टोटल जो है चाइना की पॉलिसी होगी कि जितना गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सके वो करेगा, और वो कर भी रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। से देखिए गेम चाइना का बहुत जबरदस्त ढंग से चल रहा है, साइलेंटली चल रहा है। और मुझे तो लगता है कि जो 10,000 मैट्रिक टन जो है, जो लोग कहते हैं, हो सकता है कि हो, क्योंकि वहां से निकालना बड़ी मुश्किल बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही निकल पाए, ये कठिन है। और ये 2015 से ही काम कर रहा है गोल्ड पे, सबसे बड़ी बात ये है। मेरे पास जो सोना है, जो मैं दबा के छुपा के बैठा हूँ, चाइना की मैं बात कर रही हूँ, उसको अगर मैं एकदम से डिक्लेयर कर दूं, जैसा आपने कहा कि जैसे ही अगर उनकी इकोनॉमी अमेरिका के बराबर जाती है, तो वो सोना जो उन्होंने दबा के रखा हुआ है, तब उस समय वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो इसको मान्यता देगा? क्या उसको गबन नहीं माना जाएगा? क्या इतने सालों तक आपने छुपा के सोना रखा हुआ है, तो वो डिक्लेयर करने की हिम्मत
चाइना कर पाएगा? और उस स्थिति में क्या उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन फिर नहीं लग जाएंगे? तो जब उसकी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी, उसका वो उस पोजीशन पहुंच जाएगा, तभी डिक्लेयर कर देगा। फिर कौन क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए $30 ट्रिलियन पे आज से 10 से 12 साल के बाद चाइना की इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर कौन क्या कर सकता है उसका? कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे रेयर अर्थ में उसने जो है अंकुश लगा दिया, तो ट्रम्प भाग कर जाना पड़ा मीटिंग करने के लिए उससे। जो जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे जिसपे 98% अमेरिका डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, तो उसने अपना एक लक्षण तो दिखाया रेयर अर्थ मटेरियल पे। तो उस तरीके से कल को आज के पोजीशन में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कल के पोजीशन में मान लीजिए 10 साल के बाद वो इतना बड़ा इकोनॉमी और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसको डिक्लेयर करने के बाद कौन क्या कह सकता है? कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो जो है, अब जैसे अमेरिका का है, फोर्ट नॉक्स के पास गोल्ड है, जो लोग कह रहे हैं कि गायब हो गया, चोरी हो गई है, तमाम बात हो गया है। और अमेरिका मान लीजिए डिक्लेयर कर भी देता, तो क्या अभी फर्क पड़ेगा अमेरिका को? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो है उस चीज से, चूंकि उसने $42 पे रखा हुआ है गोल्ड की कीमत, हाँ। तो इसलिए ये तमाम चीज जो है ये आगे की बात है। लेकिन जो है ओवरऑल मुझे लग रहा है कि चाइना की तरफ से ये पुरजोर कोशिश होगा कि गोल्ड को जितना एक्यूमुलेट कर सके वो करेगा। और अभी 10 साल का समय भी है। जी। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती थी सर कि गोल्ड का फंडामेंटल जब सेम है तो फिर गोल्ड में इतनी गिरावट हमें क्यों देखने को मिली? खासकर मैं ये समझना चाहती हूँ, चाइना ने गोल्ड खरीदा लगातार, 18वें 19वें महीने हमने चर्चा भी की है। 163 टन सोना खरीदा गया चाइना की तरफ से, जो नया आंकड़ा आया है वो। उसके अलावा हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो कोई सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है जो सोने को बेच रहा हो, सब खरीद ही रहे हैं। सिवाय हमने रशिया के देखा गोल्ड को बेचते हुए, उनकी इकोनॉमी हम वैसे भी जानते हैं कि बड़ी अभी बुरी स्थिति से गुजर रही है। हमने तुर्की को भी देखा कि उनकी तरफ से भी थोड़ा सा सोना बेचा गया। अदरवाइज ऑल ओवर वर्ल्ड गोल्ड सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। वो फंडामेंटल कहाँ मजबूत हुआ जो सोने में गिरावट का कारण बना? नहीं नहीं, गोल्ड में जो है ना, आप देखिए क्या है कि ये इन लोगों ने जमकर बेचा, टर्की और रशिया ने जमकर बेचा, इसलिए वो फिगर सामने आ गया। बाकी जैसे कि गोल्ड में जो इकोनॉमी, जो अभी डॉलर का जो डिमांड हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग बेच रहे थे। अब वो फिगर आता नहीं है क्योंकि कम बेच रहे थे। अगर हर कोई बेच रहा था, क्योंकि उनको डॉलर चाहिए था। जब तेल महंगा हो गया, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हम $70 पे ले रहे थे, हमने नहीं बेचा गोल्ड। हम पे भी खबर तो छपी गई थी कि हमने गोल्ड बेच दिया, लेकिन बेचा नहीं क्योंकि हमने डॉलर बेचा था। तो अब $70 का था और वो बढ़कर चला गया 140 पे, तो डबल हो गया। तो आपको जो डॉलर एक चाहिए था, आपको $2 देना पड़ रहा था। तो डॉलर का एक रिजर्व आप रखते हैं, अगर कम हो जाता है तो फिर करेंसी आपकी कमजोर होने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गोल्ड आपके पास था उसको आपने बेचा, तो वो, या आपने नहीं खरीदा। मान लीजिए जो खरीदारी भी करनी थी तो वो खरीदारी नहीं हुई, तो उसका भी असर पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल बैंक, अगर आप देखें 2022 23 24 में 1000 टन से ज्यादा खरीदा, लेकिन 25 में देखिए वही 860 टन के आसपास खरीदा। और इसमें भी फिगर जो उभर कर सामने आ रहा था कि जनवरी फरवरी में उसने 200 जो है ज्यादा खरीद लिया था, 224 टन के आसपास जो Q3 में आया था, उसमें से मार्च में बिकवाली था। मार्च में खरीदारी हुई नहीं थी सेंट्रल बैंक की, तो उसके बाद भी 224 का उभर कर सामने आया, यानी मार्च में ठीक ठाक बेच दिया था। फिर अप्रैल में भी बिकवाली हुई थी। अभी वो फिगर आएगा, तो बिकवाली हुआ है, उसके कारण ही एक प्रेशर देखा गया। और बिकवाली नहीं भी किया गया, अगर मान लीजिए, तो खरीदारी नहीं हुई, तो वो दबाव आ गया। तो वो चीज तो है ही। तो टोटली वो डॉलर और इन चीजों से रिलेट था, इसके कारण ये चीजें देखी गई थी। लेकिन क्या होता है कि इन तमाम चीजों को आप देखेंगे ना, तो गोल्ड वगैरह सब जो है वो आने वाले समय में, अगले 5 साल में बेहतर करेगा। क्योंकि एक तो आपको वो जो रिटर्न दे रहा है वो 10% के आसपास उसका पिछले 15 साल का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस वाला चीज है। और वो आने वाले समय में जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही है, उसके हिसाब से उसका डिमांड बढ़ता जाएगा। और वो उसका माइंड भी जो है उस तरीके से मिल नहीं रहा है। अगर माइंड मिलेगा भी तो उसमें समय लगता है। तो और डिमांड बढ़ता चला जाएगा, सप्लाई कम रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि रेट ऊपर भागेगा। तो वो चीज देखा जा रहा है। हम्म। मैं चाहती हूँ सर, अगर आप गोल्ड ईटीएफ वालों के लिए भी कुछ कह दें तो उनको थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड से अट्रैक्ट होके जो नया निवेशक बीते 2 साल में आया था, एक तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। न सिर्फ इंडिया, हमने वर्ल्ड लेवल पे देखा है कि ईटीएफ में भारी बिकवाली हुई है। तो ये क्या, जो जो नए लोग एंटर हुए थे मार्केट में, क्या वो बहुत ज्यादा दहशत में, और उनको लग रहा है कि हमारी तो समझ के बाहर का ये खेल है, तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और छोड़ते हैं इस मार्केट को?
ईटीएफ वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मैं ये भी चाहती हूँ और साथ ही मैं चाहती हूँ कि खासकर जो ईटीएफ निवेशक है आप उसको थोड़ा समझाएं। देखिए, ऐसा कि ईटीएफ में जो लोग आए थे, जब गोल्ड में तेजी आ रही थी तो उसका फायदा उठाने के लिए लोग आए। अब क्या हुआ कि उसमें महंगा खरीदा। जब गोल्ड में तेजी आ रही थी तो हाई प्रीमियम पे ईटीएफ मिल रहा था। जो आपका जो रेट चल रहा था गोल्ड का, उससे ज्यादा आपको 5%, 7%, 8%, 10% तक महंगा आप नहीं खरीदा। और जब गिरता है तो प्रीमियम गायब हो जाता है। तो फिर ईटीएफ में आपको तेज गिरावट देखा जाता है। तो लोग उसमें से घबरा कर अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे निकल गए, क्योंकि वो लोभ से आए थे और फिर जब डर देखकर निकल गए। तो इसमें होता क्या है कि आपको ईटीएफ वगैरह में आप जो है गोल्ड ईटीएफ और ये जो भी चीज होता है, जैसे आप शिफ्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसी तरीके से आपको शिफ्ट करना चाहिए। एक बारगी में नहीं आना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात कि आपके पोर्टफोलियो का एक सर्टेन हिस्सा होना चाहिए। 20% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। 20% मैक्सिमम। आप चाहें तो 10% भी रख सकते हैं, जो है। 10% से कम मत रखिए, 10% रखिए, और 20% से ज्यादा मत रखिए। तो इतना ही आपको रहना चाहिए। अब क्या होता है कि लोग उस लोग में आकर ज्यादा खरीद दिए। मान लीजिए 100% खरीद दिया कि खरीदो खरीदो खरीदो, भाग रहा है रेट। तो उस खरीदने के चक्कर में जो गिरने लगा तो वो निकल कर चला गया। और ये बात जान लीजिए कि गोल्ड सिल्वर में जो होता है, जो भी इन्वेस्टर हैं वो सब पके हुए होते हैं, खासकर जो फिजिकल में काम करते हैं। अब जो ईटीएफ में जो काम करता है वो नए नए लोग आते हैं, ज्यादातर वो लोग आते हैं। तो वो इन इस मार्केट से डर कर भाग जाते हैं। और उसके बाद से फिर कहानी आने लगती है कि 1980 में जब सिल्वर दब गया था, तो फिर 30 साल लग गए उसको निकल के बाहर आने में। और जो बातें अलग अलग थी, या 2011 में जो गिरा तो उसको 15 साल लग गया वापस आने में। तो वो कहानी एक्टिव हो जाता है। प्लस 1980 में गोल्ड गिर गया तो एक तिहाई हो गया, 20 साल तक जो है 1/3 रहा गोल्ड। तो इन इन कहानियों से लोग डर जाते हैं, क्योंकि तब का इकोनॉमिक सिचुएशन और अब के इकोनॉमिक सिचुएशन में बड़ा अंतर आ गया है। तो इस कारण उसमें से बिकवाली की जाती है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जो गोल्ड में जो पहले था 2020 के पहले, जो ईटीएफ में जो हिस्सेदारी थी पब्लिक की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जो है पब्लिक धीरे धीरे करके आएंगे, लेकिन सिप के जरिए आना चाहिए उनको। एक एक बार में जो है, एक बार में नहीं खरीद के थोड़ा थोड़ा खरीदिए, और लंबा होराइजन रखिए। छोटे होराइजन में चीजें, चूंकि इकोनॉमी का पार्ट है तो उतार चढ़ाव चला रहता है, इसलिए वो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा सिल्वर की भी बात करूंगी सर। टॉप से हम देख रहे हैं 50% डाउन हमें सिल्वर इस वक्त दिखाई दे रहा है, और इतनी बड़ी गिरावट। और चांदी का तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि ये कितना भी गिर सकती है, कितना भी चढ़ सकती है। आगे भविष्य चांदी का क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, चांदी में जो है ना दबाव इस समय, चांदी में देखिए डिमांड सप्लाई में कोई कमी नहीं है। डिमांड उसका एज इट इज बना हुआ है, जैसे ईबी हो गया, ये हो गया, उसी तरीके का डिमांड है। अब क्या हुआ कि सप्लाई जो है, सप्लाई भी जो माइन से जो आ रहा है वो तो एज इट इज आ रहा है। जो 25,000 मैट्रिक टन के आसपास आ रहा है, डिमांड 31,000 या 32,000 मैट्रिक टन का है। लेकिन इस इधर ये देखा गया कि सिल्वर में जो डिलीवरी आई, वो एक तो खासकर जो पहले लोगों ने जो इन्वेस्ट कर रखे थे, वो बड़ी तेज बिकवाली के लिए आया। जो $22 $24 पे जो खरीद रखा था, वो तेज बिकवाली के लिए आए। दूसरी बात की जो जंक सिल्वर वाले जो थे, वो भी बिकवाली के लिए आए। अब जंक सिल्वर में क्या होता है कि सस्ता बिक जाता है, सस्ता बिक जाता है तो लोग उस हिसाब से उसमें खरीदारी कर लिया। तो ये एक प्रेशर देखने को मिला है जो है सिल्वर के बाजार में, क्योंकि इसका प्रेशर जो है कुछ ज्यादा ही पड़ गया। जिस तरह से डिमांड सप्लाई था उसके हिसाब से जो 56 पे चला गया था वो काफी नीचे चला गया था। इतना कायदे से इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था। 61 जो है उसके लिए बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट लाइन था। तो अब देखते हैं जो है, अब डिमांड सप्लाई का खेल है। सप्लाई ज्यादा आ गया होगा, पब्लिक वाला जो सप्लाई होगा, जो पहले से जमा करके रखे हुए थे। तो क्योंकि ऐसा है कि लगभग जो है हम लोग जोड़ रहे थे कि 84,000 में जो है 84,000 टन के आसपास जो है उन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। 2 लाख मैट्रिक टन के आसपास जो है वो जंग सिल्वर है। तो जंग सिल्वर में तो मान लीजिए चलिए उसका एक एक जो है सप्लाई आता होगा, चूंकि उसको रिफाइनरी भी करना है तो रिफाइनरी का कैपेसिटी कम है। लेकिन जो इतने सालों से जो जमा करके रखा था वो बिकवाली के लिए आया हुआ तेज। तो ये दबाव है। और ये दबाव में क्या होता है कि फिर लंबे समय में चीजें बदल जाती है। लेकिन सिल्वर में जो गेम है वो थोड़ा लंबा है, गोल्ड की तुलना में ज्यादा लंबा है। जो है एक जो आप जिस रेट से गए थे 121 जो नीचे गया था, वो अगले 1 साल तक आता हुआ दिख नहीं रहा है। इस समय तो यही प्रतीत हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अभी तो हमें इस समय का देखना है कि 1 साल तक जो है उसको रिकवरी में लग जाएगा। हम्म।
मैं व्यूअर से एक अपील यहाँ पर कर दूं कि क्या आपने चांदी में निवेश किया है, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अभी भी मेरे आसपास जितने लोग हैं या जितने इन्वेस्टर हैं जिनसे मेरी बात होती है, उसमें सिल्वर में इन्वेस्ट करने वालों की लिस्ट मेरे पास जो है वो बहुत कम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से बैठ के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और क्या आपने सिल्वर में निवेश किया हुआ है या आप ट्रेडिंग करते हैं, वो प्लीज मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि गोल्ड के अलावा सिल्वर में भी क्या बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर की और ट्रेडर का इंटरेस्ट क्या बढ़ा है, ये मैं जानना चाहती हूँ, तो मुझे आप जरूर बताइएगा। सर एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ। हाँ, अब सानी जी एक चीज बस जोड़ देना चाहते हैं, जैसे हाँ। सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है कि कोई भी चीज जो है वो 52 वीक हाई होता है, 52 वीक लो होता है, इकोनॉमी का पार्ट होता है। चाहे आप शेयर को देखें चाहे उसको देखें, तो उसके बीच में गैप होता है, जो है 10%, 20%, 30% का भी गैप रहता है, ऊंचाई और नीचाई में। इसमें थोड़ा ज्यादा है, 50% से ज्यादा का गैप है। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि सिल्वर जो है वो लगभग आस बॉटम के आसपास ही मूव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि और फ्लैश मार के हल्का सा नीचे चला जाए, लेकिन जो इस समय जो है वो बॉटम के आसपास ही है। क्योंकि जो द्वंद हमने जितनी भी गोल्ड सिल्वर और तमाम डॉलर की जो पूरी कहानी बताया है, वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये सब चीजें आगे चलकर जो है वो बेहतर करेगा। तो ये मेरे ख्याल से इस समय जो है जो भी स्टेकर होंगे या जो भी चीज होंगे, वो अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात करके कदम उठाइएगा, जो भी कदम उठाइएगा। राइट। हालांकि 4 महीने पहले आपकी कही हुई जितनी भी बातें हैं वो अभी जब मैं सही और सटीक होती हुई पा रही हूँ, तो मैं ये मान सकती हूँ, कोई मुझे शक नहीं है कि आपका जो आकलन अभी को लेके है वो भी जरूर सटीक होगा। आकलन शब्द मैं व्यूवर्स को बताऊं, मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि जैसा उत्पल सर ने कहा कि किसी भी तरह की निवेश से जुड़ी ये जानकारी नहीं है, एनालिसिस किया जा रहा है सर की तरफ से, और वो बस हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। सर सिल्वर के लिए आपने कहा कि ये बॉटम पर ऑलमोस्ट अपने है, गोल्ड के लिए भी क्या आप यही कहेंगे कि बॉटम छू चुका है ये? देखिए बॉटम के आसपास ही है दोनों। देखिए अब इसमें बॉटम में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा 10% और गिरावट हो जाएगा, और उसको अब तो ज्यादा उसमें आप कोई एग्जैक्ट कोई तो दुनिया का कोई ताकत नहीं बता सकता कि कहाँ बॉटम बनेगा क्या बनेगा। लेकिन ये लोग जो जो घूम रहे हैं, जिस गली में घूम रहे हैं, वो बॉटम वाली गली है। अब उस गली में बॉटम में कितना डीप जाते हैं, लेकिन गली बॉटम की है। क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है वो जो है सस्ता हो जाता है। अब इसमें से क्या होता है कि 200 मूविंग एवरेज, उसके बाद से 20 मूविंग एवरेज, वो दोनों नीचे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे 20 मूविंग एवरेज आ जाए, ठीक, और इन दोनों के बीच में 50 डेज मूविंग एवरेज आ जाए। मतलब इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि 60 रुपया अगर इसका है, 200 मूविंग एवरेज डे सिल्वर का, हालांकि 67 है, लेकिन वो हो गया। अब 20 जो है वो आ गया 64 पे, तो 67 के नीचे 64 है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में 67 और 64 के बीच में अगर 50 मूविंग एवरेज आ गया, मान लीजिए जो है 65 हो गया या जो भी हो गया, तो वो बॉटम बन गया। लेकिन अभी 50 मूविंग एवरेज जो है वो 71 के आसपास है। तो ऐसे में इस बाजार को कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेट करने के बाद 200, फिर 50, फिर 20, वो जब रेट आ जाएगा उसके नीचे फिर सिल्वर का रेट होगा, तो बॉटम के वो फाइनल बॉटम। अब उसी तरीके से गोल्ड में भी आप देखेंगे तो 50 जो है, 50 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है। 200 जो है वो शायद 4300 के आसपास है, और 20 जो है वो 4100 के आसपास है। गोल्ड 4085 पे है, तो 20 के नीचे आ गया। लेकिन 50 जो है वो 4500 के आसपास है। तो जब 50 4300 और 4100 के बीच में आ जाएगा 50, तो वो बॉटम हो जाएगा टेक्निकल चार्ट के साथ। मतलब 200 डे के नीचे आना, यानी आप बॉटम की गली में है। अब उस बॉटम की गली में भी कई लेयर है। तो मैंने जो आपको बताया कि 2 लेयर नीचे है बॉटम की गली में, जो तीसरा लेयर है वो बॉटम की गली से बाहर भागा हुआ है। तो जी। वो जो बॉटम की गली में आ जाएगा तो वो फाइनल बॉटम हो जाएगा। हम्म। मैं तो हालांकि बनारस की रहने वाली हूँ, वहां बड़ी सारी गलियां हैं, एक गली से निकल के दूसरी गली में कौन कहाँ घुस जाए वो पता भी नहीं चलता है। कुछ गलियां तो ऐसी हैं कि सामने से कोई आ रहा है तो दूसरी तरफ से कोई जा नहीं सकता, एक शख्स के चलने की जगह है। अब ये सिल्वर की जिस गली का आपने जिक्र किया है वो यहाँ से कौन सी गली में जाएगा, वो अगली बार जब मैं आपसे चर्चा करूंगी तो जरूर समझूंगी। लेकिन एक गली के बारे में मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, और व्यूवर को मैं पहले ये बता दूं कि उत्पल सर का मार्केट का जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा है। आप उन्हें संभव है सोशल मीडिया पर अभी देख रहे होंगे, ये
संभव है आपने इन्वेस्टिंग माइंड्स अभी शायद ज्वाइन किया होगा, लेकिन सर तब से मार्केट में है। आजकल के जेंजी को तो पता भी नहीं होगा जब इंडियन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग जगहों पर हुआ करते थे। वो सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी तक सीमित नहीं था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज अलग था, चेन्नई लखनऊ सब अलग अलग थे। तब से मार्केट में सर लगातार सक्रिय है मैं कह सकती हूँ। और इसीलिए मैं ये समझना चाहती हूँ सर आपसे कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर जितना सिंक में इस समय दिखाई दे रहा है, इसके पहले इतना ही सिंक में कब कब दिखाई दिया है? मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चांदी सोने की चाल से चल रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो क्या इतना सिंक में गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा ही रहते आपको दिखाई दिए हैं क्या? नहीं नहीं, ये रहते हैं। जैसे 1975 में देखिए, जैसा कि किताबों में हमने पढ़ा है कि उस समय $200 पे चला गया था गोल्ड, और उसके बाद से उसमें 50% गिरावट हो गई, $100 के आसपास आ गया था, फिर वहां से 850 पे गया, तो 8.5 गुना गया, और 2400% भागा था उस समय 9 साल के अंदर। और साथ में अब इसके हिसाब से फिर बाकी देखा हमने, जब उसको स्टडी किया 2007-8 के आसपास भी जाइए, 2008 के रिसेशन के समय भी गोल्ड गिर गया था बहुत तेज, जब कहा था कि रिसेशन में भागना चाहिए, तो वो गिरावट हो गई थी, तो उसके बाद से वो भागा था। तो ये होता रहता है। देखिए क्या होता है कि गोल्ड में जो पैसे रखते हैं वो पैसे निकल जाते हैं गोल्ड में से। दो बातें हो जाती हैं, एक तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है और तमाम चीज होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन ये हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि कैश हम अपने पास रखें, तो कैश के लिए वो गोल्ड की बिक्री कर देता है, क्योंकि शेयर बाजार तो फंसा हुआ रहता है, शेयर बाजार तो धड़ाम हुआ रहता है, उसको बेचेंगे तो नुकसान हो जाता है। गोल्ड में पहले से आप इन्वेस्ट करते हुए रहते हैं तो आपको लगता है कि फायदे में है, तो वहां से गोल्ड में बिक्री देखी जाती है। एक बात ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो शेयर बाजार में जो लोगों के पैसे फंस जाते हैं, जो ट्रेडिंग किए हुए रहते हैं, जो जो उसमें से जो डेरिवेटिव्स में जो काम किए हुए रहते हैं, तो उनको कैश चाहिए होता है। तो जब मार्केट धड़ाम से गिरता है तो उसको घाटे में बेचने के बजाय कैश से वो डिलीवरी लेना चाहता है, तो उसके कारण गोल्ड में बिकवाली देखी जाती है। तो जब ये क्राइसिस आता है तो गोल्ड गिरता है। और गोल्ड जो है, जो भी बुल सफरनामा देखा जाएगा गोल्ड का, जब भी आप देखिए 2011 से देखिए, या तो जो है 1971 से लेकर 80 के बीच में देखिए, उसमें 3 से 4 बार जो है गोल्ड 20-20%, 30-30% तक गिरा है। तो ये गिरना जो है बुल फेस का ही पार्ट होता है, गिरना। देखिए इस समय भी जो था, तमाम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाने के बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में यही बोला जा रहा है कि ये बुल फेज पे है। ये पार्ट है उसका, गिरना। मतलब इसको बियर फेज नहीं बोला गया है, क्योंकि बियर फेज अभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इन दोनों का जो सपोर्ट वाला जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है दूर में। तो वो एक्टिव वो एक्टिव ही है, बस उसको टाला जा रहा है किसी तरीके से। इसलिए जो है हिचकोले आते रहेंगे, और इकोनॉमी में इसी तरीके से हिचकोले आते हैं, ऊपर नीचे होता होता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने जुलाई को लेके गोल्ड का जो एस्टिमेट उनकी तरफ से दिया गया है, वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड 4,500 से 5,000 के बीच में रह सकता है। भारतीय रुपयों में शायद अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,55,60,65 के आसपास दिखाई देगा। अब मुझे ये बताइए सर, क्योंकि ये तो बहुत करीब का मामला हो गया ना, अब जून के आखिर में हम बात कर रहे हैं, जुलाई तो अब बस शुरू ही हो गया जब तक व्यूवर को ये पॉडकास्ट मिलेगा। ये 4,500 से 5,000 रियलिस्टिक है जुलाई जुलाई के लिए? बिल्कुल। देखिए बैंक ऑफ अमेरिका ने 6,000 का दिया था, उसको विड्रॉ कर लिया उसने, जो है इस साल के अंत में दिया था। क्योंकि अब देखिए इसमें जो ना अभी भी द्वंद्व है। अब इसको ये मत कहिएगा कि निकल चुका है। अभी केविन वार्स का जो मीटिंग होगा उसमें से वो किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। अगर इंटरेस्ट रेट को ठीक ठाक बढ़ा दिया तो गोल्ड सिल्वर को नुकसान कर देगा। तो अभी जो है वो सब कुछ जो है अमेरिका की इकोनॉमी पे है। देखिए आप एक पहलू ये भी देखिएगा कि अमेरिका में एक दूसरी तैयारी भी की जा रही है। मान लीजिए कि केविन वार्स हार गया गोल्ड के आगे, जो भी चीज की जो है, अगर हार गया तो उसका जो प्लान बी है वो ऑपरेट हो जाएगा, जिसमें कि जो बात कही जा रही है, 2-3 बातें सब कागजों में है, कोई कॉन्क्रीट नहीं है इसका, लेकिन जो कहा जाता है, चूंकि जो बच है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। और वो बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो फिर उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर देगा। पहली बात की, जो उसके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है 8,133 मैट्रिक टन, जो $42 पे वो जो है उसका प्राइस है। मतलब गोल्ड को उसने अभी मार्केट वैल्यू पे डाला नहीं है। तो उसको अगर मार्केट वैल्यू पे डालता है, मसलन कि 4,000 पे ही डालता है, तो क्या होगा कि फिर गोल्ड का प्राइस शूट अप कर जाएगा, नंबर एक। दूसरा, और एक हो गया कि जो बॉन्ड बॉन्ड का जो बाजार उसका हिला हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि बॉन्ड उसका खरीद नहीं रहे हैं लोग, उसके इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है अभी हिली हुई इकोनॉमी है, तो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, तो बॉन्ड खरीदारी करने के लिए उस तरह से आ नहीं रहा है।
यूके ने खरीदारी कर लिया है, यारी दोस्ती में खरीदारी कर लिया होगा उसने, लेकिन बाकी यूरोप का कंडीशन खराब है पूरी तरीके से, आप जितना भी देख लें। चाइना खरीद नहीं रहा है, जापान उसका सबसे बड़ा खरीदार था, वो पीछे हट गया है। बाकी कंट्री उस तरीके से है नहीं जो कि उतने बड़े पैमाने पे खरीदे। तो इसमें से ये क्या कर रहे हैं कि इनका एक प्लान है कि गोल्ड बेस्ड जो है, गोल्ड के द्वारा जो है उसको बैक किया हुआ वो बॉन्ड लेकर आए। तो वो बॉन्ड आएगा, ये प्लान भी हो सकता है, तो फिर गोल्ड में जो दिया जाएगी। तीसरा क्या हो गया कि तेथर को उसने दिया है स्टेबल कॉइन लाने की जिम्मेदारी। और तेथर जो है इस समय दो ही लोग गोल्ड लगातार खरीद रहे हैं, एक चाइना खरीद रहा है और एक तेथर वाला खरीद रहा है, लगातार खरीद रहा है। और तेथर के बारे में बताया जाता है कि गोल्ड जो है वो जो न्यूक्लियर ये बनाए गए थे, जो बंकर बनाए गए थे स्विट्जरलैंड में, वहां पे वो गोल्ड रख रहा है, उन जगहों पे सुरक्षित उस पे। तो बहुत तेज खरीदारी हो रही है। तो ये जो खरीदारी है, और तेथर को अमेरिका की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, तो ये प्लान बी होगा अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो वो। देखिए ध्यान रखिएगा कि अमेरिका है, अमेरिका हारना बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो द्वंद्व रहता है। और द्वंद्व रहने के बाद इसलिए जो कहा जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर तमाम चीजों के बावजूद, कि गोल्ड ने जो 15 साल में जो 10% का रिटर्न आपको एवरेज दिया है, वो रिटर्न कहीं नहीं जा रहा है। जो है 10-15 साल के अंदर में जो उसका सीएजीआर जो देखें तो 12.5% रहा है सिल्वर का, और गोल्ड का रहा है 9.5%, 10% के आसपास, जो पिछले 2011 से लेकर अब तक में। तो वो कहीं नहीं जा रहा है। और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा 1-2% बढ़ के ही मिलना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 10-11 साल में। तो ये जो रिटर्न होगा, अगर आपको 12% का अगर सीएजीआर मिल जाता है गोल्ड सिल्वर से, तो बहुत शानदार है, क्योंकि शेयर बाजार भी आपको इतना ही सीएजीआर देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। और इससे ज्यादा लोग भी नहीं करना चाहिए, अगर लोग करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, वो आपको नुकसान ही मिलता है। तो ये चीजें देखी जा रही है। लेकिन अगर अमेरिका जो जिस तरीके से गोल्ड बाजी मारता हुआ दिख रहा है, और जो गोल्ड का क्राइसिस है, गोल्ड में देखिए क्या है कि 5,000 मैट्रिक टन के आसपास खपत हो रहा है इस समय। 3,500 निकलता है माइन से, 1,500 मैट्रिक टन रिसाइकल होकर आता है। अब टोटल बढ़ा हुआ है 5,600 मैट्रिक टन के आसपास। अब 5,600 मैट्रिक टन में उस हिसाब से अगर जो निकल रहा है, तो उस हिसाब से 15 साल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि माइन भी मिलता रहता है, जो है वो यूएसजीएसआर ढूंढते रहते हैं। अभी तक तो कोई माइन मिला नहीं है, लेकिन वो टाइम टू टाइम मिलते रहता है। जैसे भी आपने सुना होगा कि 400 जो है 484 मैट्रिक टन का मिल गया एक माइन, तमाम माइन मिल गया। तो इस तरह का माइन मिलता रहता है। लेकिन ये जो 2000 से ही आप देखें तो गोल्ड का जो बाजार था, जो डिमांड सप्लाई था, तो माइन जो मिल रहा था और जो जो खपत हो रहा था, उसके बीच में एक सामंजस्य था। जितना मिल रहा था उतना खपत हो रहा था, वो चीज। अभी जो खपत जो बढ़ गया है, खासकर जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी से, और वाइन का जो प्रोडक्शन जो है, वो जिस रफ्तार से आया है पिछले 25 साल से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कायदे से तो 15 साल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हो जाएगा जो रफ्तार है, तो 25 साल के अंदर बहुत टाइटनेस आ जाना चाहिए। तो ये इसलिए अमेरिका इस चीज पे कोशिश कर रहा है। और जैसे ही अमेरिका अगर थोड़ा सा भी बैकफुट पे जाएगा, तो गोल्ड का सीएजीआर जो है 15-16% चला जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन 10-12% जो है वो दिख रहा है अगले 10-11 साल के अंदर उसका सीएजीआर इतना मिलेगा जब। इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए लंबे समय के। मैं चाहती हूँ सर, थोड़ा शॉर्ट में मेरा एक कंफ्यूजन है, वो अगर आप क्लियर कर पाए। आपने प्लान भी मुझे अमेरिका का जो समझाया, और उसके 3 स्टेप आपने जो समझाए कि इधर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, इन तीनों में गोल्ड थोड़ा मजबूत होगा। उनमें से कोई भी अगर तरीका अपनाता है अमेरिका, तो क्या केविन वॉश ये होने देंगे? क्या अमेरिका ये चाहता है कि गोल्ड मजबूत हो? क्योंकि वही बात जो पहले आपने कही थी कि गोल्ड का मजबूत होना मतलब चाइना का मजबूत होना। तो ये जो प्लान भी आपने समझाया, अगर मैं गलत समझ पाई हूं तो आप प्लीज वो और क्लियर कीजिए, कि प्लान बी के ऊपर अमेरिका चलेगा तो उस स्थिति में तो गोल्ड मजबूत होगा। केविन वॉश और अमेरिका क्या ये चाहते हैं? क्या ये होने देंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि इकोनॉमी में किसी किसी की पकड़ देती है, इकोनॉमी को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी में आप जो है हेरा फेरी करेंगे तो इकोनॉमी फिर प्रोटेक्ट देता है आपको। तो ये मैंने तो ये कहा कि पहले तो वो कोशिश करेगा अपने डॉलर को मजबूत करना और तमाम चीज करना, लेकिन उसमें जो डेंट पड़ता हुआ जा रहा है, तो जब वो पड़ जाएगा तो वो फिर गोल्ड पे आ जाएगा। और गोल्ड पे अगर आएगा तो गोल्ड वाली जो कहानी है दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मैंने ये आपको बताया कि इकोनॉमी में इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
उसमें पहले तो अपने डॉलर को मजबूत करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर गोल्ड के शरण में चला जाएगा। और गोल्ड जो है ऑफिशियली, गोल्ड जो है उसका तो चाइना से तो 4 गुना ज्यादा है, तो है ही है ना इस समय। तो और गोल्ड महंगा होगा तो और बाकी लोगों के लिए भी खरीदना महंगा हो जाएगा। चाइना भी जो गिरा गिरा के खरीद रहा है गोल्ड, वो भी उसके लिए महंगा हो जाएगा। तो ये मतलब ये तो हम दूर की बात कहें कि आने वाले समय में कोशिश तो पुरजोर करेगा कि अपने उसको मजबूत करके उसको कमजोर करने की कोशिश करे, लेकिन ये सब इन चक्रों में ना पड़े लोग, सब इसमें दिमाग घूम जाएगा। जी। लोग खाली इसमें, चूंकि ये द्वंद एक तरह का युद्ध है, आप इसको समझे कि एक इकोनॉमी युद्ध चल रहा है जो ऑलरेडी ऑन है। अब उस युद्ध के चक्कर में ना पड़े, आदमी को सीधा सिंपल फॉर्मूला रखे कि हमें 10 साल के अंदर हमको 10%, 11%, 10% से लेकर 12% का CAGR मिल जाएगा। काफी है, काफी है, उससे ज्यादा लोग नहीं करना चाहिए। 100% कहीं नहीं मिलता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। मैं जब भी आपसे आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ सर, तो मैं अलग अलग एजेंसीज की तरफ से क्या गोल्ड एंड सिल्वर को लेके प्रिडिक्ट किया गया है उसके ऊपर आपका स्टेक जरूर जानती हूँ, आज बिना नाम लिए, क्योंकि जितनी भी बड़े बैंक्स हैं या एजेंसीज हैं, आप JP मॉर्गन की बात कर लीजिए, आप गोल्डमैन सैक्स की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कीजिए, तो वो सब पहले बहुत ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे थे। अभी लॉन्ग टर्म को लेके तो वो बुलिश हैं, लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया था उन्होंने सबने कम किया है, किसी एक का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई शायद पहले, आज के 6 महीने पहले जो 8,000 बोल रहे थे, 10,000 बोल रहे थे, वो भी अब घट के 5500, 5200, 5,000 तक आ चुके हैं। तो ये सबका एक साथ फ्यूचर में थोड़ा बुलिश रहना, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो बियरिश हो जाना, ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? देखिए, ये सब जो देते हैं ना, सब ऐसे ही देते हैं, इसमें कोई कोई ठोस होता नहीं है। ये सब अच्छा। जो कॉलेज वॉलेज से पढ़कर आते हैं, जो भी हार्वर्ड से पढ़े, वॉटन से पढ़े, तमाम से पढ़े, वो वो जो है उनका अपना एक रुख होता है, तमाम इकोनॉमिक कंडीशन और ये सर सिचुएशन। लास्ट टाइम आपने रॉबर्ट कियोसाकी के लिए कहा था, रिच डैड पुअर डैड वाले, अब वो उनके तो साथ गधा साथ है, अब जितनी एजेंसीज लेकिन है ये तो, सबको। हाँ वो तो मूर्ख आदमी है। हाँ। लेकिन ये जो वाटन और हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं, वो सब तो ब्रिलियंट होते हैं, बच्चे हाँ। ब्रिलियंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से आकलन देते हैं, जो कंडीशन जो चल रहा होता है, जो ग्राफ जो बोल रहा होता है, उसके इसमें देते हैं। वो देखिए, उनके पास क्या होता है, वो डाटा के आधार पर देते हैं चीजें। अब आप दूसरी बात की, आप चांदनी चौक में चले जाइएगा या कहीं भी चले जाइएगा, या हम ही लोग से जो बात करते हैं, हम लोग अनुभव के आधार पर देते हैं, जो है अनुभव है, और चार्ट के आधार पर देते हैं। तो जो चांदनी चौक का जो व्यापारी है, उसका अनुभव बहुत दूसरा होता है। लेकिन जो राइट। बच्चे देते हैं, बड़े ब्रिलियंट बच्चे सब होते हैं, हार्वर्ड, वॉटन और ये सब के जो बच्चे होते हैं, IIM के बच्चे होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, वो इकोनॉमी के आधार पर देते हैं। लेकिन इन लोगों का आंकड़ों पे ना आप भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार जब इन लोगों ने दिया था, जो बताया था कि $2,800 जाएगा गोल्ड, हम्म। जो गोल्ड चला गया था 4,000 से ऊपर, जो है 2025 के अंत तक में 4,000 के ऊपर ही चला गया था, शायद मेरे ख्याल से 4200 4300 चला गया था, और सबने दिया था 2,800 के आसपास। क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो भी डिमांड सप्लाई है, तमाम चीज है, उसके हिसाब से वो चीजें दे रहे थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आपको मनी को समझना पड़ेगा। जो डाटा पे, डाटा ग्राफ देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, तमाम चीज देख रहे हैं। अब जैसे सिल्वर में मान लीजिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो है ग्रेव स्टोन डॉजी दिख गया। ग्रेव स्टोन डॉजी मतलब कि रिवर्सल दिख गया, मुझे भी दिखा, मैंने भी आप अपने बुलेटिन में आज बताया कि यहाँ गोल्ड सिल्वर रेशियो जा रहा है 1:70 पे, उस पे ग्रेव स्टोन डॉजी टेक्निकल चार्ट वर्ड पे सामने आ गया है, जो रिवर्सल का संकेत होता है, यानी यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। और वो चार्ट के आधार पर हमें बताया, हो सकता है कि हम गलत साबित हो जाए, हो सकता है रिवर्सल ना हो के नीचे गिर जाए, क्योंकि अब वो जो बच्चे भी देखते हैं, वो चार्ट के हिसाब से बताए, चार्ट जो बोल रहा है। अब उसमें क्या होता है कि इसमें टोटल आपको समझना पड़ेगा कि भाई मनी कितना है, पैसा जा कहाँ है। पैसा एक ही पैसा जाता है, वही पैसा तेल में जाता है, वही पैसा AI में जाता है, वही पैसा गोल्ड सिल्वर में जाता है, वही पैसा शेयर बाजार में जाता है। तो पैसा कहाँ जा रहा है, तो पैसे के मूवमेंट को देखना पड़ेगा। तो पैसे का मूवमेंट को देखने के लिए जो एक्सपर्ट सब जो आते हैं, जो बड़े बड़े जो आएंगे, जैसे कि डैलियो साहब आ गए, वो पैसे के मूवमेंट से बताएंगे। आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट से ज्यादा वो पैसे का मूवमेंट देखते हैं कि पैसा किधर मूव हो रहा है, उसके आधार तो उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो कैलकुलेशन होता है, वो ज्यादा परफेक्ट होता है। बच्चे जो पढ़कर आते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो टेक्निकल चार्ट के आधार पर करते हैं, वो पैसे के मूवमेंट को कैच नहीं कर पाते, करेंगे
जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं कुछ साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद, जब जब अपने ही चार्ट से धोखा खा जाते हैं, अपनी ही रिसर्च से, तो बेचारे फिर उधर मूव कर जाते हैं। तो आपको टेक्निकल चार्ट्स के साथ साथ पैसे का मूवमेंट देखना है। तो पैसे का मूवमेंट जो है इस समय, देखिए जो क्या है कि पैसा का मूवमेंट हो गया एआई की तरफ बहुत जबरदस्त। गोल्ड सिल्वर में हुआ, गोल्ड सिल्वर से पैसा निकलकर तेल में गया, ठीक, तेल ऊपर चला गया, तेल से पैसा निकलने लगा, तेल जो है अब नीचे हो रहा है, तो तेल से पैसा निकल रहा है, तेल से पैसा निकल रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? बॉन्ड में जाने लगा, ठीक, बॉन्ड में पैसा जाने लगा। इस बीच जो हुआ कि एआई में, जो कोरिया में जो हुआ, एआई में गिरावट आ गई, बहुत तेज गिरावट आ गई। एप्पल वाले ने जो बोला वहां गिरावट देखा गया, माइक्रोन का रिजल्ट बहुत शानदार आया, लेकिन अमेरिका के नस्टेक में गिरावट देखने लगी, तो वो पैसा फिर निकलेगा। तो अब पैसा कहाँ जाएगा? पैसा इंतजार करेगा, उसके पास बॉन्ड का मार्केट में प्रेशर आ रहा है जापान से, तमाम जगह से, ठीक, उधर जाएगा तो पैसा जाने लगा 2 साल के बॉन्ड पे, क्योंकि 2 साल का बॉन्ड जो है वो ज्यादा अच्छा करने लगा 10 साल और 30 साल से, क्योंकि पैसा जाएगा कहाँ ये पैसा डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो पैसा 2 साल के बॉन्ड पे चला जा रहा है कि तब तक हम डिसाइड कर लेंगे, 10 साल पे चीजें क्या होंगी पता नहीं, 2 साल में है कि हमें केविन वार्स को भी हम देख लेंगे अक्टूबर तक में वो क्या करता है, गोल्ड सिल्वर को भी देख लेंगे, तेल संकट में भी वेट कर रहा है कि कहीं हॉर्मुज वगैरह क्लियर हो गया, क्लियर ही हो जाएगा। थोड़ा सा अभी क्या है कि इस समय तेल गिर गया है नीचे, लेकिन जो रिजर्व जो था पूरी दुनिया का तेल का वो कम हो गया, क्योंकि रिजर्व से खर्च किया गया ना, जापान रिजर्व से खर्च किया, चाइना रिजर्व से खर्च किया, जो आईईए है उसकी 32 कंट्री है उसमें रिजर्व से खर्च किया गया, अमेरिका में रिजर्व से खर्च हुआ, तो रिजर्व को तो बढ़ेगा, तो रिजर्व को जो बढ़ेगा तो तेल का सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगा, तो तेल जो गया है अभी 70 के नीचे, तो तेल ऊपर जा सकता है। तो वो पैसा बैठ कर इंतजार कर रहा है, जिधर जो मूवमेंट दिखेगा, इस समय दिख नहीं रहा है, इस समय शून्य पे है पैसा, तो उधर पैसा भागेगा। तो भागा पैसा अगर मान लीजिए तेल पे, फिर तेल में देखिएगा कि अरे डिमांड पूरा हो रहा है, और निकल के वहां से भाग जाएगा। तो मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है। तो जो केविन वार्स करने वाले थे अक्टूबर में, गोल्ड सिल्वर ने कर लिया, उस पर गोल्ड सिल्वर अपना काम कर चुका है। अब इस समय वेट एंड वॉच, तो इसलिए टेक्निकल चार्ट के आधार पे पैसे के मूवमेंट को देखना होगा, वो चीज है। अब उसमें से देखिएगा कि जो मुझे लग रहा है कि हमारे शेयर बाजार में भी पैसा आना चाहिए, क्योंकि पैसा जो जाएगा कहाँ, एआई में जो जाएगा नहीं, एआई में अभी डर जाएगा, अभी धड़ाधड़ गिरेगा। अमेरिका का एआई का एक कंपनी गिरा, ओपन एआई ने अपना वो आईपीओ टाल दिया। 11 अगस्त को इसका स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया है उसका 5% अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, वो उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा 11 अगस्त, तो 25% आ जाएगा, स्पेस एक्स का शेयर धड़ाशायी हो जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा, 50% नीचे गिरेगा। अब वो जो गिरेगा तो क्या होगा कि पूरे एआई सेक्टर को धड़ाशायी कर देगा। तो जो 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 पैसे जो है वो पैसे जाएंगे कहाँ? तो पैसे उस मार्केट में जाएंगे जो एआई है ही नहीं, जहाँ भारत का बाजार, जैसे हम लोग करते हैं कि शेयर बाजार में जब इकोनॉमी सिचुएशन बदलने लगता है तो पैसा निकाल कर लार्ज कैप में डाल देते हैं, जो है कंजम्पशन में डाल दिया, या उसमें डाल दिया, तमाम जगह डाल दिया कि पैसा को सेफ रखो। मतलब पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना। आपका मेन पर्पस होना है कि पैसा आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करेंगे तो अपने आप वो पैसा आपका बढ़ जाएगा, जो है ना, उसको खोने से बचाना है। तो भारत का जो बाजार है वो एआई फ्री है, एआई है ही नहीं यहाँ। मार्केट इसलिए गिरा कि एआई नहीं है, और मार्केट इसलिए भागेगा यहाँ का कि यहाँ एआई नहीं है। तो वो जो पैसे थे, जो ताइवान गए थे, जो कोरिया गए थे, वो पैसे लौट कर आएंगे। तो ये बात अब मेरा रख लीजिएगा कि 6 महीने के बाद हमारा शेयर बाजार बहुत बम बम करेगा, बहुत ही बम बम, जो है ना, वो पैसे लौटेंगे। और तो तब ये फिर पैसे का, पॉडकास्ट जब मैं करूंगी तो मैं ये बात बोलूंगी कि 6 महीने पहले ही उत्पल सर ने बता दिया था कि मार्केट एकदम बम बम करने वाला है। हाँ, तो ये पैसे का जो है, पैसे का देखिए क्या होता है, मार्केट को आपको ध्यान से समझना पड़ता है। जैसे अभी मैंने खरीदारी किया था, तो हमने बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी कर लिया था, बैंकिंग फाइनेंस में जमकर खरीदारी किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे ही तेल संकट खत्म होगा, होना है, तो आपको फ्यूचर देखना पड़ता है। तो अब मैंने 2 महीना 3 महीना पहले ही खरीदारी कर लिया था,
कि उसके हिसाब से, जबकि कि आपका बैंकिंग स्ट्रांग हो जाएगा, तो हो गया। अभी अभी खबर आने लगी कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा जी, मजबूत होगा जी। तो जो जर्नलिस्टों को जो खबर मिलता है वो अंत में मिलता है। राइट। पत्रकार, क्योंकि हम भी पत्रकार रहे हैं, और आप जान लीजिए कि जो जितने जर्नलिस्ट जो आपको न्यूज देते हैं उसमें से 99.5% को बिजनेस नहीं आता है, जो भी न्यूज दे रहे होते हैं। दो चार को आता है, है ना, जो है, उसके अलावा बिजनेस किसी को नहीं आता है। तो जो बिजनेस नहीं आता है वो बिजनेस की खबर देता है, और उसके खबर पे आप बड़े बाजार में खरीदारी और बिक्री करते हैं। राइट। दूसरा, उसके यहाँ जितने एक्सपर्ट आते हैं सब सटोरिये होते हैं ज्यादातर। वो आकर वो अपना खरीद वरीद के सब कुछ करने के बाद आपको बोलते हैं। हाँ। या फिर जैसे होता है कि मान लीजिए कि फलना ने खरीदा, शेयर ब्रोकर ने फलना स्मॉल कैप का शेयर खरीद लिया, और जनता जाती है उसमें टूट, तो वो उसके निकलने का समय होता है, तो वो खबर को मार्केट में प्लांट करते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है, लोगों को पहले समझना पड़ेगा, चीजों को पहले गंभीरता से भाप कर फिर उसके हिसाब से पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर पैसा, मोटा पैसा इसमें से नहीं कमा पाओगे आप। तो ये चीज है। अब चलते चलते बहुत मैं कमाल की सलाह आपसे लेना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले व्यूवर्स को मैं कह दूं कि आपने इतना पॉडकास्ट हमारा देख लिया है लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठा करने और फिर आपके सामने पॉडकास्ट लेके आने के लिए, और उत्पल सर को राजी करने के लिए कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाले। तो उसका सम्मान करते हुए कम से कम आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सर चलते चलते जो कमाल की सलाह मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो ये लेना चाहती हूँ कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। सोना ऑलरेडी, जैसा आपने भी कहा, कि बॉटम पर पहुंच चुका है। अब उन लोगों को भी जिनके यहाँ शादी ईयर एंड में है, ऑल्दो मोदी जी ने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो मत खरीदो, पर शादियां बिना सोने के होती नहीं है भारत में। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो लोग जो गहने लेना चाहते हैं, जिनके घर में शादियां हैं, क्या ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है सोने के बिल्कुल जेवर खरीदने का? ना, बिल्कुल। आप उनको खरीदारी करना शुरू कर देना चाहिए, अब इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये जो जिस जगह पे आ गया है, यहाँ से जो है, क्या आपको हम बताया नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्या गिरेगा, 10% और नीचे गिर सकता है, या फिर जो है यहाँ से 30% ऊपर भाग सकता है, 20% ऊपर भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चीजें नहीं करने का, क्योंकि देखिए इसका रेंज जो है, इसमें गोल्ड का रेंज 4100 के आसपास है, इसका रेंज ऊपर बन रहा है 4900, है ना। $800 ऊपर का रेंज बन रहा है, नीचे बन रहा है 3600 के आसपास, तो $500 नीचे का बन रहा है। ठीक, मतलब नीचे अगर जा रहा है तो ये $500, और $500 पे भी टिकने नहीं देगा। वहां हाँ, पे वो क्या टच होगा, करके निकल जाएगा। वहां वहां पे खरीदारी आ जाएगी बहुत तेज। आप जब सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि उस रेट को छू कर आ गया है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ऊपर जो है 4900 तक जाता हुआ एक रेंज है, तो इस रेंज में आप ये देखिए कि भागने वाला जो है वो ज्यादा बड़ा रेंज है, घटने वाला कम रेंज है। तो हम बॉटम वाली गली में हैं, ये हम पहले ही बोल चुके थे। तो ऐसे में जो जो आभूषण वगैरह करते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट वालों को तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो है वो तो जो भी करेंगे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के करेंगे। लेकिन झुमके उमके खरीदने हैं, कान की बाली वाली खरीदनी है, तो महिलाओं के लिए कि आपको जो है अपने पति को बोलना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला, उम्मीद मैं करती हूँ, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कही हुई बातें हैं, खासकर मार्केट को लेके कही हुई, तो जैसा पहले के पॉडकास्ट में 4 महीने पहले आपने केविन वॉश आएंगे तो क्या होगा वाली भविष्यवाणियां की थी, वो सटीक साबित हुई। आगे भी जब सही होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेट्स बोलूंगी, पर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू साली।